स्टूडेंट, आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था, तो उसमें हमने बस आपको नाइट्रोजन स्पेस वगैरह के बारे में बताया था। लेकिन अब जो है इस वीडियो लेक्चर में हम डीएनए का में न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसने दिया, किसने डिस्कवर किया, मतलब डिटेल अबाउट अदर जो फीचर है डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो वीडियो लेक्चर्स है। तो फर्स्ट हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये हेडिंग है डीएनए के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम ये स्टडी कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जैसे कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस होता है एडेनिन्स, ग्वानिन्स, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। थायमिन भी हो सकता है और यूरेसिल हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि डीएनए है कि आरएनए है। अगर डीएनए होगा तो थायमिन होगा और आरएनए होगा तो यूरेसिल होगा। अगर शुगर की बात करें तो डीएनए में जो शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा और आरएनए में जो शुगर होगा वो राइबोस शुगर होगा। तो इस आपको स्लाइड में दिखाया गया है कि जब जो शुगर है वो नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है, तो अगर राइबोस शुगर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन से जुड़ रहा है तो उसे एडिनोसिन कहेंगे आरएनए के केस में। लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर एडेनिन से जुड़ रहा है तो उसे डीऑक्सी एडिनोसिन बोलेंगे। उसी तरह अगर ग्वानिन राइबोस शुगर से जुड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्वानोसिन। लेकिन अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर ग्वानिन से जुड़ा है तो उसे डीऑक्सी ग्वानोसिन बोलेंगे। इसी तरह साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन को भी बोलते हैं। जैसे अगर हम देखें कि न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं कि आरएनए में पाए जाते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं। अगर हम ये कहें कि एडिनोसिन, तो एडिनोसिन का मतलब यह है कि एडेनिन में राइबोस शुगर है और उसके साथ साथ क्या है, एडेनिन जुड़ा हुआ है। वही केस अगर हम देखा जाए तो अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर और एडेनिन जुड़ा हो तो उस कंडीशन में हम जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर आरएनए है तो उसमें राइबोस शुगर से ग्वानिन जुड़ा होगा तो उसे हम बोलेंगे ग्वानोसिन। लेकिन डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर से जुड़ा होगा और इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी ग्वानोसिन। सेम इसी तरह साइटिडाइन जो होगा वो आरएनए के केस में होगा, जबकि डीऑक्सी साइटिडाइन जो होगा वो डीएनए के केस में होगा। चूंकि अब डीएनए में तो थायमिन होता है तो डीऑक्सी थायमिडिन डीएनए केस में होगा और यूरिडीन जो होगा वो आरएनए केस में होगा। यानी हम ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो डीएनए में और आरएनए में पाए जाते हैं। तो आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड्स पाए जाते हैं, तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन, यूरिडीन। डीएनए में तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडिन, डीऑक्सी थायमिडिन। ये कई बार पूछा हुआ है, व्हाट इज द न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमने इस स्लाइड में न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है वो है न्यूक्लियोटाइड के बारे में। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड बनता है जब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट मिलते हैं। अगर डीएनए होगा तो नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होंगे और जो पेंटोज शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा और फास्फेट ग्रुप तो कॉमन होता है, चाहे डीएनए आरएनए दोनों में एक ही जैसा होता है।
अंतर तब क्या होता है, तो नाइट्रोजनस बेस का आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है जबकि डीएनए में थायमिन पाया जाता है। उसी तरह डीऑक्सीराइबोसुगर डीएनए में पाया जाता है और राइबोसुगर आरएनए में पाया जाता है। स्लाइड में दिखाया भी गया है, स्लाइड में न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड में जब कार्बन नंबर 5 पर जो है कि वो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, कार्बन नंबर 1 पर क्या जुड़ रहा है, तो नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है और उसके साथ साथ जो है कि क्या जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है शुगर, यानी कि शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम डीएनए कहते हैं। तो जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं शुगर से और शुगर फिर किससे जुड़ता है, फॉस्फेट से, तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब राइबो न्यूक्लियोटाइड डीएनए केस में होगा और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड गलती हो गया, राइबो न्यूक्लियोटाइड आरएनए केस में होगा और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के केस में होगा। तो ये हमने देखा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब हम स्टडी करेंगे बच्चों कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है और तब जाकर क्या बनाता है, डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। तो शुगर के कार्बन नंबर 5 पे, शुगर के कार्बन नंबर ये रहा 5 और कार्बन नंबर 5 पर जो है कि एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और शुगर के कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ता है, तो नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। इसी शुगर के कार्बन नंबर जो है 3 पे दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे है और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे है। एक से और वही फॉस्फेट दूसरे शुगर के कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि क्या बन रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक जो है, कलर चेंज कर दे जिससे कि आपको क्लियर हो। इस शुगर को पहले कंसीडर कर लेते हैं, ये जो शुगर है इसको कंसीडर कर लेते हैं। देखिए इस शुगर के कार्बन नंबर 5 को देखते हैं। तो इस शुगर के कार्बन नंबर अगर हम 5 को देखें तो कार्बन नंबर ये रहा 5, ठीक है। तो ये रहा कौन, इस शुगर के, इस शुगर को कंसीडर कर लेते हैं और इस शुगर का जो कार्बन नंबर 5 है वो रहा ये कार्बन नंबर 5। इस कार्बन नंबर 5 पर देखिए फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी शुगर के कार्बन नंबर 3 कौन रहा, तो कार्बन नंबर 3 ये रहा। और कार्बन नंबर 3 पर अगर हम देखें तो क्या जुड़ा हो, तो दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। और ये जो फॉस्फेट है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के, अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड मतलब इस शुगर के कार्बन नंबर किससे जुड़ा हुआ है, तो कार्बन नंबर 5 से ये फिर अगेन से जुड़ा हुआ है। ये मतलब ये है कि एक के 5 प्राइम दूसरे के 3 प्राइम, दूसरे के 5 प्राइम तो तीसरे के 3 प्राइम। इसका मतलब ये है कि वही कह रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड है ना, जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और वो किस तरह से जुड़ रहा है, तो
3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसी से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ रहा है। जब उसके जुड़ने से स्ट्रक्चर बन रहा है उसे डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जब इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, डीएनए या आरएनए कहते हैं। फ्रेडरिक माइकर 1869 में इन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाई किया और उसका नाम न्यूक्लियन रखा। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया और ये दिया किसके आधार पे, तो म्यूरिक विल्कन्स एंड रोजालिन फ्रैंकलिन्स इन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन के द्वारा एक डाटा प्रोड्यूस किया था डीएनए का, उसी को इन्होंने इंटरप्रेट करके कौन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दे दिया और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी इन दोनों को मिला था कॉमन रूप से इस वर्क के लिए। आइए देखते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल में इन्होंने कहा क्या था। डबल हेलिक्स मॉडल ये आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, और इसमें बताया गया कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं जो कि कॉइल होते हैं किस मैनर में, राइट हैंडेड मैनर में। आइए इसको समझते हैं इस पॉइंट को। तो ये डीएनए में देखिए पहले तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। रही बात राइट हैंडेड का, तो राइट हैंडेड देखिए राइट हैंडेड मैनर में क्या है, कॉइल भी है। अगर हम देखें तो ये राइट हैंडेड मैनर में देखिए ये कॉइल है, ये डीएनए कॉइल्ड होता है। अगला इन्होंने कहा कि जो पीच है ना हेलिक्स की वो 3.4 nm होगी या 34 एंगस्ट्रॉम होगा। एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, पिच बोल रहे हैं। तो ये कितना होगा, 3.4 nm या 34 एंगस्ट्रॉम होगा। तो पहले हम ये जान लें कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। तो मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड से और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड से, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो होता है 0.34 nm और जो नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं प्रत्येक टर्म में वो कितने होते हैं, 10, और 2 के बीच में स्पेस कितना है, तो कितना है 0.34 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 3.4 nm आएगा। यानी कि एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, 0.34 nm। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो टोटल आएगा 3.4 nm और 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल में वाटसन और क्रिक के द्वारा ये कुछ बातें हैं जो कही गई। फिर इसमें कहा यह गया कि जो बैकबोन है डीएनए का वो शुगर और फास्फेट से बनता है। अब बैकबोन क्या होता है, बैकबोन का मतलब यह है कि ये जो पोर्शन है हेलिक्स का, ये इसका बैकबोन है। तो किसका बना होता है, शुगर एंड फास्फेट का। जबकि जो नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ देखिए अगर अंदर की तरफ, तो क्या है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं कि वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, उभरे होते हैं। जो डीएनए के दोनों चेन है, इसे एक चेन देखिए इधर से मूव करके जा रहा है और एक चेन इधर से ऐसे है। तो जो डीएनए का चेन्स हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब अगर एक जो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो दूसरा जो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। दोनों एंटी पैरेलल
मूव करते हैं। जैसे कि 5 प्राइम 3 प्राइम, अगर एक की प्लॉट होगी तो दूसरी की होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। फिर वाटसन एंड क्रिक द्वारा ने यह भी कहा गया कि डीएनए में जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनके बीच जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, जिसमें थाइमिन जो है एडेनिन से बॉन्ड करता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इसमें साइटोसिन जो है ग्वानिन से बाइंड करता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इन्होंने ये भी कहा वाटसन एंड क्रिक ने कि प्यूरिन जो है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है, तो पिरिमिडिन के अपोजिट होता है। जितना प्यूरिन्स होंगे उतना ही पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस होंगे डीएनए में। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए में ये कहा गया वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।